आज बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की, उस विषय की जिसकी व्याख्या को तोड़ा मरोड़ा गया, जिस पर डर का माहौल बनाया गया और जिसके नाम पर एक बार फिर से राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश हुई। मुद्दा है अरावली हिल्स का, अरावली पर्वत श्रृंखला का। मतलब देश की सबसे पुरानी पहाड़ियां, दिल्ली एनसीआर की हवा की ढाल, राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार और आज राजनीति की प्रयोगशाला। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अरावली को खत्म कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि 100 मीटर या 3000 फीट से नीचे की अरावली को मिटाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि यह पर्यावरण पर सीधा हमला है। लेकिन आज जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे कुछ सीधे और असहज सवाल। क्या सच में केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है? क्या सरकारी नोटिफिकेशन में मीटर या फीट का कोई जिक्र किया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटा गया है? क्या विपक्ष द्वारा डर दिखाकर सियासत चमकाई जा रही है? अगर मैं ये सवाल पूछूं और खुद ही जवाब दूं तो जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव संसद के भीतर और संसद के बाहर दो टूक कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है। सरकार ने ना अरावली की परिभाषा बदली है, ना कोई नई सीमा तय की है, ना खनन की खुली छूट दी है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से 1 इंच भी हटने का सवाल है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पर्यावरण की आड़ में जनता के बीच भ्रम फैलाया गया? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अरावली के लिए क्या किया, पूछेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस रही, राजस्थान में भी कई बार इन्होंने लीड किया। पर्यावरण की चिंता सिर्फ विपक्ष में बैठकर ही क्यों होती है, क्यों याद आती है, ये भी पूछेंगे। यह पूरा विवाद सिर्फ एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है? आज जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे अरावली पर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा क्यों फेल हो गया और क्या पर्यावरण के नाम पर राजनीति करने वालों को अब तथ्यों पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या बहस तेज होगी, सवाल सीधे होंगे, जवाब से बचने की कोई गुंजाइश आज नहीं होगी, क्योंकि व्याख्या करते हुए आज हर एक पहलू की हम बात करेंगे। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का क्या बयान आया है, सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, देख लीजिए एक बार। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से
उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्क की, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में। तो आपने सुना क्या कहना है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अरावली पर कांग्रेसी प्रोपेगेंडा फेल हो गया है क्या? प्रोपेगेंडा की बात हो रही है क्योंकि 2006 से यथास्थिति अगर बनी हुई है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है? ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने वाली ये दीवार अरावली की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अरावली को खत्म कर रही है। पर्यावरण की बड़ी चिंता है कांग्रेस पार्टी को। ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर सीधा हमला केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन आज जवाब तो चाहिए। मैं हम पूछेंगे कुछ सीधे और ये महत्वपूर्ण सवाल बहुत लाउड एंड क्लियर है। क्या सच में केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है क्या? सरकारी नोटिफिकेशन में मीटर या फीट का कोई जिक्र है क्या? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 100 मीटर के नीचे वाला जो एरिया है वो जो है संरक्षण से बाहर हो जाएगा। उसके बाद में अवैध खनन तमाम चीजें होंगी, जो तमाम बातें कही जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटा गया है क्या? आज हम पूछेंगे केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ आए हैं प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप रत्नेश मिश्रा को देख पा रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं सुरेंद्र स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। और पर्यावरण कार्यकर्ता को भी हमने बुलाया है, रामकृष्ण मुखर्जी जी को। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश जी से। रत्नेश जी, ये बातें कही जा रही हैं तमाम प्रदर्शनों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर्यावरण पर हमला कर रही है। मतलब सीधे तौर पर अरावली को लेकर, सेब अरावली और इस प्रकार का मूवमेंट छेड़ा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आप लोग किस प्रकार से अरावली को संरक्षण से बाहर कर रहे हैं। बताइए। आशीष भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए आशीष भाई, कांग्रेस की अरावली को कितनी चिंता है ये बहुत अच्छी तरह पता है और किस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। मैं पॉइंट वाइज बातें स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, एक समान परिभाषा को लेकर अगर स्पष्टता आ जाएगी तो उससे जो जिन जिन राज्यों में अरावली के पानी है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो और गुजरात तक, उसका एक्सपेंशन माना जाता है। इनके बीच जो भ्रम और विवाद की जो स्थिति होती है वो एक समान परिभाषा होने के कारण इनके बीच कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं रह जाएगी। और इन सभी 4-5 राज्यों में जहां पर अरावली का विस्तार है वहां पर केंद्र सरकार एक समान नियमावली लागू कर सकेगी। पहला कदम। दूसरा, देखिए, ये हम भी कह रहे हैं और कोर्ट ने भी माना है कि विनियमित खनन की बात करके वहां पे जो खनन माफिया है और अवैध खनन को रोका जा सकता है। ये कोर्ट ने भी एडमिट किया है। तो हमने तो यही बात कही थी। तीसरा, देखिए, हमारी सरकार ने 2025 तक अरावली रेंज में कोई भी नई माइनिंग लीज होने पर रोक लगा दी है। और कब तक के लिए लगाई है? जब तक हम इसके लिए कोई एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार करके नहीं दे देते। चौथा पॉइंट है मेरा, देखिए, अरावली का जो 90% एरिया है, जो नई परिभाषा की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसके पर, उसका 90% एरिया अभी भी संरक्षित है और वो संरक्षित रहेगा। और अरावली के वो सभी भाग जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है या इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर किसी भी प्रकार की माइनिंग करने की अनुमति नहीं दी जा रही, उस पर पूर्ण प्रतिबंध जारी है। चौथा पॉइंट,
हम लोगों ने तमाम सारी ऐसी बातें, ऐसे तकनीकी पक्ष लेने की बात कही है, जैसे सीसीटीवी और ड्रोन ठीक और है, जिला टास्क फोर्स के माध्यम से निगरानी किया जाना ठीक है। अम्बेडकर की। रत्नेश जी अगर आप बने रहिएगा, की निगरानी आप में रत्नेश जी बने आसिफ रहिएगा, भाई, ओपनिंग अगर आप रिमार्क के साथ आप प्लीज बने रहिएगा। अब बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनकी भी एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। आप सभी पॉइंट अपने रेज कीजिएगा सर, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूदेव जी हैं। भूदेव जी, ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष को कि सरकार अरावली को खत्म करने जा रही है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? क्या आधार है, क्या तर्क है इसके पीछे, जरा बताइए दर्शकों को। भूदेव बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले तो आपको, आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आशीष जी, हमें कुछ चीजों को एक क्रम में समझना पड़ेगा और सरकार की मंशा को भी जानना पड़ेगा। हमने देखा, हम ये शुरुआत से जानते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए, पहले जमीन को उनके हवाले किया, 1 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जितना जमीन दे सकते थे उनको दिया। उसके बाद जो क्या है, जंगलों को अडानी के हवाले किया गया। अब बारी है पहाड़ों की। मैं आशीष जी, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, टेक्निकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को समझना चाहिए आखिर चीज क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जहां पर भी ऊंचाई को नापते हैं तो समुद्र तल से नापते आए हैं। आज तक ये परिभाषा थी। 2001 में जो सीईसी बनाई थी सरकार ने, उसने जो अपना पूरा अरावली के लिए, पहाड़ों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था 1 मिनट 3 दिन के अंदर अंदर। 2023 में बीजेपी सरकार ने उस सीईसी को खत्म कर दिया, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी। और जो क्या है, 2024 में नई सीईसी बना दी उसी तर्ज पर, जो केवल और केवल इनके पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में रहेगी। वो उसी को रिपोर्ट करेगी, इन्हीं का मंत्रालय, इन्हीं की कमेटी, और वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अरे भाई, आप जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। हम राजस्थान के वो लोग हैं जिसकी पहचान है अरावली। ये केवल राजस्थान। भूदेव जी, ये 100 मीटर का धोखा नहीं चलेगा। ये किस धोखे की बात कर रहे हैं आप लोग? किस धोखे का इशारा है आप लोगों का? क्योंकि ये 100 मीटर वाली बात बहुत स्पष्ट कर दी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आशीष जी, मेरी पूरी बात होने दो। 100 मीटर वाली स्पष्ट है। अरावली के आसपास के तलीय क्षेत्र से, जिसमें 90% से अधिक अरावली उस परिभाषा में नहीं आती है। जनता को बेवकूफ मत बनाओ। आज जनता अरावली के साथ खड़ी हुई है उसको बचाने के लिए, इसलिए ये केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये 1-2 साल के अंदर इसे अडानी को देंगे जो। ठीक है भूदेव जी, आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए सर, उसके बाद में इस पर और विस्तार से बात करेंगे। रामकृष्ण मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सर आप बताइए हमारे तमाम दर्शकों को, जो कुछ भी अरावली पर हो रहा है उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? क्या वाकई में कोई ये हालिया सरकारी नोटिफिकेशन से अरावली की कानूनी सुरक्षा को खतरा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये तमाम दावा किया जा रहा है, तर्क कुतर्क सब कुछ हो रहा है। आपकी दृष्टि से ये सब कुछ क्या है? रामकृष्ण मुखर्जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपका जो डिवाइस है उसको एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण तो कुछ भी हो सकता है। ये लड़ाई आज की नहीं है, करीब 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारे उसके रूलिंग्स दिए हैं जी। लेकिन मुख्य बात यह है, अरावली इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? अरावली हमारी एक तो सबसे पुरानी मेरे ख्याल से पर्वत श्रृंखला है हमारे इस बिल्कुल क्षेत्र की। और दूसरा ये है कि ये सदियों से जो इसने इस पूरे क्षेत्र का एक इकोसिस्टम तैयार किया है, उस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंश है ये। और इसके साथ जितना भी आप छेड़छाड़ करेंगे, और छेड़छाड़ बहुत ज्यादा हो भी चुकी है। हम जो आज देख रहे हैं हरियाणा के गुड़गांव या इस रीजन से जुड़ा हुआ, या हम राजस्थान में चूंकि एक ये कमिटी की एक FSI की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 15 जिलों में करीब 1,19,000 हिलॉक्स को डॉक्यूमेंट किया गया था और उसकी पूरी मैपिंग हुई थी। उसके बाद भी राजस्थान में पिछले करीब 5-7 साल से जो माइनिंग के जो केसेस हो रहे हैं, उसमें बाकायदा काफी अरावली के क्षेत्र में काफी 1000 हेक्टेयर के ऊपर एरिया को माइनिंग के लिए लिया गया है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी नया रूलिंग आया है 100 मीटर वाला, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि पहले की एफएसआई की रूलिंग के बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था उसमें था कि 3 डिग्री के जो स्लोप में जो भी एरिया आ रहे हैं अरावली रेंज के अंदर, उनको वहां माइनिंग के लिए नहीं लिया जा सकता या किसी तरह से छेड़छाड़ के लिए नहीं लिया जा सकता, और उसे अरावली घोषित किया गया था। अब ये नई जो 100 मीटर वाली रूलिंग आ रही है, अगर ये 15 जिलों की, अगर राजस्थान के क्षेत्र में ही जो इतना अरावली का अंश आता है उसी को अगर आप देखें तो पहले के रूलिंग में तो ये आता है करीब 1,19,000 के आसपास हिलॉक्स है जो डॉक्यूमेंट हुए थे। और अगर आज आप 100 मीटर की बात अगर करते हैं, एक तो 100 मीटर आप कहां से आप इसको लेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, क्या आप मीन सी लेवल की बात कर रहे हैं या आप धरातल की बात कर रहे हैं? और अगर आप बेसिकली रामकृष्ण जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चीजें स्पष्ट की। उन्होंने कहा है कि पूरे नीचे तक का जो पूरा, क्योंकि वो जो पर्वत होते कहीं ऐसा सीधा नहीं जाता 90 डिग्री पे, वो प्रॉपर चौड़ाई को कवर करता है, तो उसको समाहित करते हुए 100 मीटर की बात कही गई है, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। इसकी भी हम बात करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ, पे जो क्लैरिटी की बात हो रही है, क्लैरिटी को, इसको मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में सरकार को भी एक पिटीशन, एक रिव्यू पिटीशन देना चाहिए कि इसको और क्लैरिफाई कर दिया जाए, क्योंकि एक तो अरावली की मैपिंग भी अभी तक बहुत क्लियर मैपिंग, जो आज के तारीख में जिस तरह से हम रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट डाटा को लेकर जिस तरह की मैपिंग बात कर सकते हैं, वो नहीं हुई है। ठीक है सर, आप तो वो भी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सर, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, उनसे भी बात नहीं हो पाई, उनका ओपनिंग रिमार्क भी अभी नहीं आया। सर प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि सुरेंद्र स्वामी जी, इससे पहले मैं राजस्थान में काम कर चुका हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता रहा है, फिर चाहे वो गहलोत जी की सरकार रही हो या अभी भजन लाल जी की सरकार हो। ये खबरें बड़ी नॉर्मल है, हर बार वहाँ एनजीटी को सुप्रीम कोर्ट दखल देना पड़ता है, तब जाकर इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है सुरेंद्र स्वामी जी, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये वाकई में आपको लगता है सर कि ये कोई पर्यावरण का विषय है या पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है तमाम बातों के माध्यम से, तमाम दावों के माध्यम से? नहीं, देखिए दोनों ही बातें हैं। जैसे सेव टाइगर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, वैसे ही पर्यावरण के संतुलन के लिए एनसीआर रीजन में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण भी जरूरी है। अब इसमें कंफ्यूजन खुद सरकार ने पैदा किया जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर की हाइट दे करके और एक निर्णय लिया डेफिनेशन बनाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया। अब इनको उसी समय ये क्लैरिफाई करना चाहिए था, जो भूपेंद्र यादव जी ने अभी 2 दिन पहले किया है, कि भाई इसका हमारा ऊंचाई का क्या मतलब है। क्योंकि आम जो जनता है जो अरावली को लेकर के चिंतित है, वो तो यही समझती है भाई पहाड़ की ऊंचाई मतलब जमीन से पहाड़ की ऊंचाई। बिल्कुल, यहाँ ज्यादा देखें टेक्निकली तो भाई सी लेवल से ऊंचाई। अब आप उसकी जो परिभाषा इन्होंने करके क्लैरिफाई की है, अगर वो परिभाषा पहले ही क्लैरिफाई हो जाती तो ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार की तरफ से इसमें जो एक मौका दिया गया, एक लोगों के बीच में एक गलतफहमी पैदा होने का, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात ये उठती है कि इसीलिए जब भूपेंद्र यादव 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था और इसमें कोई गलतफहमी ना रहे, कुछ ना रहे, तो इसीलिए सरकार ने 24 दिसंबर को, आपको मालूम ही है कि आदेश जारी कर दिए हैं कि इसमें अब कोई नया लाइसेंस दिया जाएगा, और जो भी और भी ये डायरेक्शन दिया है कि भाई और भी इसमें क्या प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, उस पर विचार करें, और तब तक के लिए कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बात होकर के अब स्पष्ट हो गई स्थिति, उन्होंने भी इस बात को, स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब जब इनकी गाइडलाइंस आएंगी तब जाकर के ये मालूम होगा कि जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई 100 मीटर की हाइट कैसे नापी जाएगी, उसकी गाइडलाइंस का सब लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन अगर इसी बात को उन्होंने शुरू में ही स्पष्टीकरण कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं उठती। अब दूसरा विषय आता है राजनीति का। देखिए भूपेंद्र जी आपको मालूम ही है अलवर से सांसद है, बिल्कुल, भाजपा से। बिल्कुल।
तो राजस्थान से अलवर से सांसद हैं। Exactly. अलवर अरावली हिल्स की काफी बड़ी रेंज अलवर कवर में करता है, हम्म, तो राजनीति तो उसमें इसलिए होनी ही है। हम्म, लेकिन अरावली हिल्स में खनन और अवैध खनन कोई आज की बात थोड़ी है, हम्म, ये तो शुरू से हो रहा है हम्म, और इसको कोई सरकार रोक नहीं पाई, हम्म, चाहे वो उसके साथ उनके संरक्षण में अवैध खनन हो रहा हो या उनकी जानकारी के बिना हो रहा हो। जैसे नदियों में बालू का खनन अवैध रूप से होता है, वहां पे बालू माफिया है, ऐसे ही अरावली हिल्स में खनन माफिया है। और उसका कारण ये है कि भाई जैसे आपको घर बनाने के लिए बालू चाहिए, वैसे ही घर बनाने के लिए आपको पत्थर और रोड़ी चाहिए, और ये सब पहाड़ों से ही मिलेगा। और जनसंख्या बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। नए नए आबादियां कट रही हैं, तो वहां घर कहाँ से बनेंगे? मिट्टी से तो बनेंगे नहीं घर, लकड़ी से भी नहीं बनेंगे, तो ये सब पत्थर से बनेंगे, बालू से बनेंगे, ठीक है जी, रोड़ियों से बनेंगे, तो ये सब कहाँ से आएगा? ठीक है, ठीक है, अवैध खनन का मुख्य कारण ये है कि हाँ। नीड जो पब्लिक की है, ठीक आ रहा अब हूँ, भूदेव जी, जनता को काम ये करें। समझना है, हाँ, जनता को ये समझना है कि भाई हम जिस तेजी से हमारा विकास आ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो उसमें फिर आएगा कहाँ से? पहाड़ियों का ही खनन होगा। ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसको सरकार ने एक तो रोक लगा दी है, और दूसरी बात यह है कि अब वो डिटेल गाइडलाइन, जैसे पर्यावरण मंत्री ठीक है कह सर। रहे थे कि भाई वो जमीन से ऐसे नापेंगे वैसे नापेंगे, वो हाँ, स्थिति आएगी तो बात क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है। भूदेव जी हैंड रेस कर रहे हैं, अब क्या रखना चाहते हैं अपनी बात वो प्लीज रखिएगा। लेकिन ये सवाल मेरा है, पूछना चाहता हूं मैं आपसे, गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, जब आपकी सरकार थी, कई बार रही है राजस्थान में, तो राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार कहें, आप लोगों ने अरावली के लिए क्या ठोस कदम उठाए थे? क्या कोई खास नोटिफिकेशन आपने लागू किया था? आपने अवैध खनन रोकने के लिए क्या कार्य किए थे? अगर इस पर भी कुछ प्रकाश आप डाल पाए तो प्लीज डालिएगा अपनी बात रखते हुए। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी की बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल क्लियर तौर पर स्पष्ट किया गया है कि अरावली के आसपास जो सतही जमीन होगी उससे उसकी ऊंचाई को मापा जाएगा। यही तो मुद्दा है कि समुद्र तल से मापा जाता है। रेलवे स्टेशनों की, घरों की, हर किसी की ऊंचाई को समुद्र तल से आज तक नापा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस परिभाषा को चेंज करके कि जो पहाड़ी के आसपास की सतही जमीन से इसकी ऊंचाई को नापा जाएगा। गुमराह मत करिए, आप भी इस चीज को, आप बड़े सीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए। पूरे देश के अंदर यही मैंने क्या कहा, आपने सुना क्या? रुकिए भूदेव जी, आप ऐसे लांछन मत लगाइए। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? एक पेड़ माँ के नाम बता करके पूरे के पूरे जंगलों को कटवा देंगे। अरे आप बोले जाएंगे ऐसे, थप्पड़ थप्पड़ सुनेंगे भी कुछ? बोले जा रहे हैं धड़ाधड़, और मेरा नाम लेकर के इतने सीनियर हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं। तुम्हें अकल है? मैंने क्या बोला, समझ में आया तुम्हें? अरे तुम्हें भूदेव समझ में आया मैंने क्या बोला था? हाँ। मैंने यही बोला था कि जो जनता है वो ये समझती है कि भाई जमीन से ऊंचाई होती है या भूतल से होती है। अब मंत्री जी नई डेफिनेशन लेके आए हैं कि भाई जमीन के नीचे जहाँ तक पहाड़ है वहां से भी गिनती शुरू होगी। तो जब उनकी गाइडलाइंस आएंगी तो पता चलेगा। ठीक है। और आपने मेरे पे बोलना, ये कांग्रेसियों की बहुत गंदी आदत है। ये आदमी कहाँ से है? अरावली हिल्स में, राजस्थान में कहाँ से है? क्या ज्ञान है इसको एनवायरमेंट का? यहाँ चला आया बोलने के लिए। ठीक है, ओके, मैंने क्या बोला था? ठीक है, स्वामी जी आप प्लीज। सुनो मुझे, मैंने क्या बोला था? स्वामी जी प्लीज। ये पर्यावरण कार्यकर्ता बैठे, पूछिए मैंने क्या कहा था? मैंने क्या उनको डिफेंड किया है? क्या राजनीति होगी? आप क्या जानते हो अरावली के बारे में? अरे आप क्या जानते हो? अरावली के बारे में तुमको क्या पता है अरावली के बारे में? तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से हूँ? हमारी शान है ये। तुम्हें पता है मैं कहाँ से हूँ? हाँ, कहीं से अरे नहीं तुम है। कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। अरे भूदेव शर्मा, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए ना। अरे आप अलवर से हो, मुंडावर से हो, राजगढ़ से हो, बहरोड से हो, कोटपुतली से हो, कहाँ से हो? रामगढ़ से हो, कहाँ से हो? क्या है, जो मिनरल्स अरावली के अंदर मिलते हैं उनको सबको अडानी को देना चाहते हो। ठीक है। आप गुमराह मत अरे करिए। सारे ये सब सवाल ये बकवास है करते हैं, कि कांग्रेस के आखिर राज में भी नहीं, पूरी सवाल तरह ये है सर, ठीक, अब तो ये खनन व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होता बनाना था। मुझे इस भाजपा के डिबेट को। राज मैं में चाहूंगा पूरी सर, तरह खनन अगर हो ऐसे ही रहा सब है, चलता रहा और तो यहाँ के स्वामी जी लोग प्लीज। आपको अरावली का क्या पता है? ठीक है, तुम्हें भूदेव जी। पता है अरावली क्या है? ओके, अगर यही चलता है तो ये डिबेट का मुद्दा डिरेल हो जाएगा। मुझे और बात करनी है। रत्नेश जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। रत्नेश जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। भूदेव जी मौका मिलेगा आशीष प्लीज। जी, बहुत जरूरी है, आप इनसे सिर्फ ये बताइए कि ये है कहाँ के। ठीक है, ओके, मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट। मुझे अरावली का क्या पता? भूदेव जी बता दीजिए कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? प्लीज बता दीजिए, मुद्दा खत्म हो भाई। अरे आप कहाँ से हैं? बोलिए ना।
मैं अलवर से हूँ। अरे आप अलवर कहाँ से हैं? अलवर से बता तो रहे हैं सर वो। अरे अलवर में कहाँ से? अलवर तो बहुत बड़ा है। अलवर में कहाँ से है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर मेरा पूरा एरिया है, समझे? अरे अलवर में कहाँ से रहने हो? वाला हूँ। आपको कुछ पता नहीं? भूपेंद्र जी यादव जी ने बोल दिया राजनीति शुरू हो गई। अरे आप भी अरे पढ़ मैं लीजिए। कह रहा हूँ अलवर में सरकार ने कहाँ से क्या हो, बोला ये है, नहीं बोल रहे नहीं हैं। बोला है। सरकार ने अरे क्लियर अलवर में तौर कहाँ पर से हो? भाई यहाँ बताया है, व्यक्तिगत परिचय अरावली कार्यक्रम के चलाइए, आसपास क्या की जो कांग्रेस समतल करता है? जमीन है उससे उसकी ऊंचाई को नापा ठीक है, जाएगा। ओके। रत्नेश जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि डर दिखाकर जी, सियासत चमकाई जा रही है? एक मिनट, डेफिनेशन को आशीष जी, चेंज एक करने की मिनट। आवश्यकता पड़ी क्यों? आज इतना आशीष मामला जी। पेचीदा हुआ क्यों, ये जरा बताइए रत्नेश जी। आशीष जी एक मिनट मैं इनको आशीष बताना भाई, चाहता आपने हूँ एक सर सवाल समय पूछा सीमित था। है सर। कि मैं भी अलवर का ही हूँ। हाँ इनको मैं ये बताना चाह रहा ठीक हूँ, है ये सर। मेरे स्वामी सरनेम से शायद कुछ और समझ रहे होंगे। हाँ। मैं भी अलवर का हूँ, अलवर में ही पढ़ा लिखा हूँ, वही मेरा गांव है, वहीं का मैं रहने उसके वाला बावजूद भी हूँ। मुझे मत उसके सिखाओ बावजूद भी आप कि ओके सर, अरावली मैं की बस हो गया खनन में क्या भूदेव होता था। जी, उसके बाद भी भूदेव आप जी, आगे स्वामी जी, नहीं प्लीज समझ- मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी बात और हो जाने दीजिए। काफी देर से आप लोगों को मौका मिला बात करने का। रत्नेश जी प्लीज। नहीं इनकी आदत पड़ी हुई है। ठीक है सर, ओके, कांग्रेसियों की। मैं कोशिश अरे करूंगा, नहीं, मैं ये कोशिश आदत करूंगा, लांछन कोशिश लगाना है करूंगा। लोगों पे। रत्नेश जी प्लीज, आपकी आदत है। रत्नेश जी प्लीज आपकी अपनी बात आदत रखिए सर। अरे तुम्हारे यहाँ तो देखिए, इतना आशीष खनन भाई, हुआ, आप तुम्हारे एक सवाल मंत्री गुमराह जेल कर रहे गए। हो कांग्रेस जनता को। फिर भाई ऑडियो डाउन बीच में करिए, नहीं तो बात नहीं हो कांग्रेस पाएगी। के राज में कांग्रेस के मंत्री जेल गए ठीक है खनन में। रत्नेश जी। आपके मुझे राज्य में जेल सिखाने गए, आए हैं। बीजेपी के पिट्ठू बने बैठे हो आशीष आप भाई, लोग। आपने एक सवाल चला लो पूछा आप था बीजेपी कांग्रेस के। के प्रवक्ता साथी से ठीक कि है, ओके। आपकी राजनीतिक विश्लेषक बन के अरे फिर ठीक है रत्नेश जी, अरे भाई ये बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय की। बात हो रही है अरावली हिल्स की। पर्यावरण की आड़ में क्या जनता के बीच कोई भ्रम फैलाया गया या भ्रम फैलाया जा रहा है? किस प्रकार की डेफिनेशन चेंज हुई है और करने की कोशिश हुई है? आज हर एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं। रत्नेश जी की तरफ मैं बढ़ूंगा बिना किसी देरी के। रत्नेश जी, मैं चाहूंगा मेरे उसी सवाल से आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। बेहद महत्वपूर्ण होगा आपका वर्जन यहाँ पर, इस चीज़ को समाहित करते हुए कि डेफिनेशन बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है और अब तक जब मौका मिला तो अभी भी भ्रम दूर क्यों नहीं कर पाई सरकार लोगों का? एक बार अनम्यूट कर जब लीजिए। इनकी राज्य में हाँ। सरकार थी और केंद्र में सरकार थी तो इन्होंने अरावली को के प्रोटेक्शन के लिए जी। कौन से प्रोग्राम चलाए थे, कौन सी नीतियां बनाई थी, इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, जो नई परिभाषा हमने दी है इससे कानूनी स्पष्टता आ जाएगी और इस नई परिभाषा के तहत वो सभी कोर क्षेत्र शामिल है आशीष भाई जहां पर खनन प्रतिबंधित है और ये नई परिभाषा केवल खनन से जुड़ी हुई है। बाकी जो अन्य पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं हैं वो पुरानी तरह की तरह ही लागू है। उसमें कोई भी आपको गड़बड़ी या कोई भी आपको भ्रम फैलाने की कोई जरूरत नहीं है और ये हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। अब मैं आपको जवाब दे देता हूं कि इस पूरी की पूरी अरावली की रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम चलाया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, और इसके तहत हमने एक टारगेट रखा है कि हम अरावली रेंज के चारों तरफ 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाएंगे और 2030 तक जो 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो बर्बाद हो गई है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उस पूरी की पूरी लैंड को हम यूजेबल बनाएंगे। हमने अरावली के प्रोटेक्शन के लिए ही पूरा कार्यक्रम शुरू किया है। चौथा बिंदु, तीसरा बिंदु मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये जो लगातार बार बार कह रहे हैं भाई हमने 4 टाइगर रिजर्व, 20 वन्यजीव अभ्यारण्य और जो इकोसिस्टम जोन है उसमें पूर्णतः खनन तो प्रतिबंधित रखा है नई वाली परिभाषा के माध्यम से भी, और इसके अलावा जो वेटलैंड्स हैं और जो कैंपा वृक्षारोपण क्षेत्र है इनको भी पूर्णतः खनन से बाहर रखा गया है। तो भाई अरावली में कांग्रेस वाले बचाना क्या चाह रहे हैं? सब कुछ तो हमने प्रोटेक्शन वाले अपने उसमें डाल रखा है। और चौथी बात जो है भाई देखिए, अगर आप खनन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर वहां पर भाई अवैध शुरू हो जाएगा। तो अवैध खनन ना शुरू हो, अवैध खनन माफिया ना पैदा हो, इसके लिए अस्थायी खनन और विनियमित खनन की अनुमति दी जाना कहां से गलत हो गया? और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया है कि ये बात सही है। अब कांग्रेसियों को लगता है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बुद्धिमान है। आप उनसे पूछेंगे कोई प्रोग्राम बता दो तो अब बजब्बा करके चले जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमने इस पूरे के पूरे नए अपने प्रोग्राम में ये पूरा का पूरा प्रभाव किया है कि जो नदियों का और जल स्रोत जो है उनके संरक्षण के लिए हमने अरावली में, चाहे वो साबरमती नदी हो, चाहे वो लूनी नदी हो, चाहे वो चंबल नदी हो, इनके जो उद्गम स्थल हैं और इनके अलावा जो जल स्रोत है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बात कर रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट में।
ये कहां से नहीं भ्रमित तो कर रहा ये है? इतना मुझे और शर्मा इतना जी मुझे एक नहीं कार्यक्रम सुनिए ना बता दें, रत्नेश जी, उनकी फिर सरकार में चल रहा हूं। इतना कंफ्यूजन है क्यों? मतलब केंद्रीय मंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? लोग समझना चाह रहे हैं कि कहां से समंदर तल से नाप रहे, कहां से नाप रहे, वो 100 मीटर का दायरा क्या है? आशीष जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कब कब कांग्रेस पार्टी ने किया, इनको ये पता होना चाहिए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, राजीव ठीक है, गांधी जी अरे की सरकार। भाई कार्यक्रम के नाम अरे बताओ। भाई सुन उदय लो जी, ना। रुकिए। आप अरे रुकिए भाई, मेरे पास समय थोड़ा सीमित रहता है। उदय जी मैं आ रहा हूँ, आप अपनी बात यहीं से आप रखिएगा। रामकृष्ण मुखर्जी जी से बात ही नहीं हो पाई ज्यादा। अरे रुकिए ना भाई, आप दोनों लोग रुकिए। ये इसको ना मैं मंच नहीं बनने दूंगा। नहीं, अरावली पर ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पर मैं एक सार्थक चर्चा की उम्मीद आज करता हूँ। ठीक है, ओके। रामकृष्ण मुखर्जी जी, वास्तविक खतरा किसे मानते हैं आप अरावली के लिए, ये आप बताइए। आप पर्यावरण के दृष्टि से नीतिगत फैसलों से ज्यादा जो जमीनी स्तर पर वहां पर अवैध खनन होता है, जो प्रशासनिक ढील दी जाती है, क्या इन सब की बात नहीं होनी चाहिए? रामकृष्ण मुखर्जी, देखिए पर्यावरण के दृष्टि से अगर मैं बात करूं, ओपन कास्ट माइनिंग जहां पर भी हुई है आज तक, वहां पे कभी भी पर्यावरण सुधरा नहीं है। ओपन कास्ट माइनिंग का एक सबसे गाइडलाइंस में जो सबसे पहला एक मुख्य बिंदु होता है कि आपने जैसी जमीन ली है वैसी ही जमीन को छोड़ के जाएंगे। अब आप अगर पहाड़ी को खोद देंगे, ओपन कास्ट करेंगे वहां पे, तो क्या वही जमीन आप छोड़ के जा सकते हैं? ये संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अरावली की जहां तक बात है, अरावली देखिए पूरे जो डिजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो वेस्टर्न साइड से चल रहा है कच्छ से होता हुआ, ये डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को रोकने में अरावली की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर ये अरावली को आप खनन के दौरान किसी तरह से इस ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं कि इसका थ्रू एंड थ्रू पैसेज बनता है, तो ये डिजर्टिफिकेशन कल की तारीख में दिल्ली तक भी प्रभावित करेगा और बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब ये अरावली का जो निचला क्षेत्र है, यहाँ पे जो बालू मिलता है, ये बालू बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, ये बिल्कुल टलकम पाउडर जैसा है। और ये बालू जो है ये एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्रिएट करता है। अब अगर आप ओपन कास्ट माइनिंग के दौरान इसमें छेड़छाड़ करेंगे और यही बालू जब पर्यावरण में जो आपके पर्टिकुलेट मैटर का जो लोड बढ़ाएगा, तो आपके पोल्यूशन की प्रॉब्लम और भी समस्या और भी गहरी होती चली जाएगी, और खासकर एनसीआर या उसके नीचे के क्षेत्रों में ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो ओपन कास्ट माइनिंग कभी भी सॉल्यूशन नहीं है माइनिंग का। अब जब सरकार कह रही है कि हम एक ओपन कास्ट माइनिंग का हम पूरा एक गाइडलाइन बनाएंगे, तो शायद वो गाइडलाइन आने के बाद तब ये समझ में आएगा कि सरकार किस तरह के प्रावधानों के तहत ये छूट देना चाह रही है। देखिए ऑलरेडी जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने खुद ही कहा कि कई लाख हेक्टेयर जमीन ऑलरेडी एक इलीगल माइनिंग में चली गई है जी। और इस तरह की चीजें अगर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए उसे लीगल कर दिया जाए, ये प्रावधान तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है अरावली के आसपास का, ये जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा जो क्षेत्र है, जो इकोसिस्टम एक अरावली की वजह से बना हुआ है, इस इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऑलरेडी इलीगल माइनिंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब अगर इसे माइनिंग के लिए आप फर्दर खोलेंगे, तो ये जो है आगे इसको और ज्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। सुरेंद्र स्वामी जी की तरफ बढ़ूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको लगता है क्या सर कि पर्यावरण के जो विषय होते हैं, पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं, उसको राजनीतिक रंग देने से असली संरक्षण जो होना चाहिए वो कमजोर पड़ता है और उस पर असर होता है? नहीं, देखिए अब ये पॉलिटिक्स से इन मुद्दों पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो लोग राजनीति में है वो राजनीति करते हैं। मुख्य बात यह है कि सरकार जो नीतियां बना रही है, क्या उन नीतियों को वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रही है, और दूसरा क्या उनको जमीनी हकीकत पे उतार पा रही है या नहीं पा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि अवैध खनन तो हमेशा हो रहा है। बिल्कुल।
जिनको लाइसेंस मिलते हैं वो भी अवैध खनन करते हैं, वो अपनी लाइसेंस के बियॉन्ड अवैध खनन करते हैं। अभी भी जारी है सर, तो- अभी भी जारी है जी, तो वो अवैध खनन करते हैं, अपने लाइसेंस होल्डर भी अवैध खनन करते हैं। ऐसा मत समझिए कि जिनको लाइसेंस नहीं मिला वही अवैध खनन नहीं करते, जिनको लाइसेंस मिला है वो भी अवैध खनन करते हैं। बिल्कुल। और अगर एक बार आपने पहाड़ी खोद दी तो वो तो मिट्टी होगी या वो वहां गड्ढा होगा, वो तो दोबारा पहाड़ी बन नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये केंद्र सरकार की एक ये कमजोरी मैं इसको मानूंगा कि जो उनके मन में जो डेफिनेशन की बात थी उसको वो सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले के बाद जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए जनता में भ्रम हुआ। और पॉलिटिक्स तो होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं, पर्यावरण कर्ता भी हैं, उनको भी फर्क पड़ता है। जो भी अरावली को बचाना चाहते हैं उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि जब एम्बिग्यूटी होगी आपकी गाइडलाइंस में, क्लैरिटी आप नहीं देंगे तो इसी तरह के भ्रम होंगे। अब जो आपने बात कही है, अगर उसी बात के हिसाब से गाइडलाइंस आएंगी और उसी के हिसाब से एक डिटेल्ड प्लान जब सामने आएगा, क्योंकि अब तो बंद हो गया है, अब तो कोई नया लाइसेंस मिलेगा नहीं, तो उसके बाद ही ये स्थिति सामने आएगी कि जो असलियत है वो असलियत क्या है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि जो जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस, टाइगर रिजर्व हम करते हैं, भाई टाइगर को बचाइए, बिल्कुल, तो इकोलॉजी बचेगी। तो पर्यावरण को बचाना है, अगर आपको पश्चिम के बढ़ते हुए रेगिस्तान को इधर आने से रोकना है और यहाँ की बारिश, हवा, पानी सबको संभालना है, तो आपके लिए अरावली रेंज जरूरी है। तो इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। भूदेव जी, लेकिन जो अवैध खनन है, उस अवैध खनन को क्या आज तक कोई सरकार रोक पाई है? कोई सरकार नहीं रोक पाई। कोई दावा कर ही नहीं सकता। भूदेव जी को बता दूं, क्योंकि बहुत चिल्ला रहे थे कि आपको अरावली हिल का क्या पता है। मैं तो अलवर का पैदाइशी हूँ, मैं तो वहीं पढ़ा हूँ, मैं तो वहीं रहा हूँ। और तुम्हारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजस्थान को जानता है। आप अशोक गहलोत से जाके पूछना सुरेंद्र स्वामी कौन है, वो बता देंगे आपको कौन है। आप अपने राजा से जाके पूछना साहब सुरेंद्र स्वामी कौन है, ठीक है सर, वो ओके। बता देंगे आपको मैं कौन भूदेव हूं। जी, आपके भूदेव जी, एक फाइनल कमेंट आपका ले लेता हूँ। भूदेव जी, आप यहाँ के भाषण देने लगे। ठीक है, ओके सर। भूदेव जी का फाइनल कमेंट लेके मुझे क्लोज करना। भूदेव जी, हाँ यार, भूदेव जी सुनिए काशी जी, हमने शुरुआत में कहा था कि सरकार की मंशा को समझने की जरूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री जनता से अपील करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, और लाखों हेक्टेयर जंगल को जो क्या है अडानी को काटने के लिए दे देते हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो अंडमान में हो, चाहे वो झारखंड में हो। तो इनकी मंशा तो सीधे तौर पर तभी पता चलती है जब 2023 में सीईसी को खत्म कर दिया गया, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी। उस सीईसी को खत्म करने का कारण क्या था? आ जाती यही है। था कि नहीं भूदेव जी, अरावली के जो मिनरल्स हैं उन पर अडानी का अधिकार हो जाए। अडानी के लिए ये नियम परिवर्तन चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ। अब देखिए ना, अरावली को राजनीति की प्रयोगशाला मत बनाइए। अरे आशीष जी, नहीं, अगर आप मुद्दों की बात करें, आपके तर्क अपने रखें तो समझ में आता है सर। नहीं, अगर सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्या क्या डेफिनेशन है, तो वो सब बनता है। नहीं, ये राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बन सकती। बस समय इतना ही था, समय इतना ही था। आप सभी का बहुत आभार, बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आज जो भी बात अरावली पर हो रही है उससे राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस कह रही कि सरकार अरावली को खत्म कर देगी, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। सरकार डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पा रही है। हालांकि कई बार कोशिश हुई है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो खुद अलवर से आते हैं, उन्होंने भी बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम बातें कही। लेकिन अभी भी जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो अभी भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर सरकार से चूक कहां हो रही है अरावली के इस विषय को लेकर। इस कार्यक्रम में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।